मैं उसके बाद तीसरे अटेम्प्ट के बाद आप फिर जो हैं मुझसे मिले। जी सर जी सर बड़ा अच्छा था आपका वो पूरा वो प्रोसेस। तो व्हाट वाज दैट एक्सपीरियंस? सर मैं ऐसा बोलूँगा कि जो वही एक एक्स फैक्टर होता है ना सर, आपने वो प्रोवाइड किया कि एक ईज़ मिल गई मुझे। मतलब मैं जीएस ऑप्शनल को लेके मैं हमेशा श्योर रहता था। श्योरिटी के पीछे रीज़न ये था कि मैंने अपने जो स्टेट पीसीएस होता है उसमें अच्छे नंबर लाए हुए हैं और मुझे उसमें गाइडेंस भी अच्छी मिल रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा फ्रंट जो है वो कवर्ड है। नंबर नहीं आए थे क्योंकि कोविड हो रखा था, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि ये फ्रंट कवर्ड है। पर जीएस मुझे बहुत भारी पड़ रहा था कि यार कैसे एक तरीका निकले। लेकिन जो आपने जिस तरीके से फॉर्मूला बताया, जिस तरीके से एक पैटर्न बनाया सोचने का, वो बहुत ब्रिलियंट था सर। मतलब पहली बार मेरा रिजल्ट आया 6 दिसंबर को और मैंने 10 दिन में डिसाइड कर लिया था कि नहीं सर को ज्वाइन करना है। मैंने आपके एक स्टूडेंट का वीडियो देखा था, वो आपकी तारीफ कर रही थी। इस बार भी उनकी 69th रैंक आई। हाँ, तो उन्हीं का वीडियो देखा। फिर मैंने कहा कि नहीं, सर से बात करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट विद रैंकर्स एंड दिस टाइम with me I have one of my favorite student, Akash Srivastav, who got a rank of AIR 482 in his 4th attempt. So first of all, congratulations Akash. Thank you sir. On your success. Thank you sir. And so how was the feeling when you saw the result? सर रिलीव्ड फील किया। मतलब आई वाज एक्सपेक्टिंग बेटर रैंक, लेकिन मतलब इस लिस्ट में नाम आना ही एक बहुत रिलीविंग फीलिंग है। और स्पेशली जब आप अपने पेरेंट्स को देखते हो तो उनको देख के बहुत अच्छा लगा कि फाइनली दे आर हैप्पी विद मी। एंड आई होप कि मैं इसको इम्प्रूव करूंगा। मेरा भी प्रयास ये रहेगा कि आप गाइड करते रहिए, मैं आगे इसको बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये तो हमारा बिल्कुल ये है कि अभी मैं भी सेटिस्फाइड नहीं था इनफैक्ट। जी सर। तो अभी हम ये जर्नी कंटिन्यू रहेगी। लेकिन क्या सीखा है? मतलब 4 साल का 5 साल की आपकी जर्नी थी, क्या आपको लगा लाइक कैसे आपने अपने आप को सीखा? लाइक अगर मैं आपको पूछूं कि कैसे आप इसको सम अप करोगे? सर जर्नी बहुत अप्स एंड डाउन्स के साथ चली, क्योंकि मेरा जो फेज स्टार्ट हुआ था फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले ही मैंने देखा कि कोविड आ गया। कोविड में मेरे नोट्स खो गए, यहीं दिल्ली में छूट गए थे तो नोट्स खो गए। सेकेंड अटेम्प्ट में मुझे ही कोविड ने अफेक्ट कर दिया। तो पहले 2 अटेम्प्ट्स में इसकी वजह से मुझे काफ़ी एक तरीके से हर्डल झेलना पड़ा। बट फिर मैंने अपने आप को फिर से कहा कि नहीं, करना ही है, और फिर से स्टार्ट किया। एंड आपसे गाइडेंस लिया। तो जो एक कमी रह रही थी, जो कुछ चीज़ें थी जो मैं समझ नहीं पा रहा। कई बार ऐसा होता है कि कुछ नुएंसेस ऐसे होते हैं कि स्टूडेंट्स देखते हैं, टॉपर्स के आंसर्स भी देखते हैं, बताया जाता है कि टॉपर्स के कॉपीज़ देखिए आइए, लेकिन वो कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम नहीं समझ पाते। तो फिर वो समझे, और 4th अटेम्प्ट पे आते आते सर मैं यहाँ पे पहुँचा। तो आप लखनऊ के रहने वाले हैं? जी सर। और लखनऊ से आपकी जो है स्कूलिंग भी हुई है। तो इंस्पिरेशन कैसे आया यूपीएससी का? क्योंकि आप पेट्रोलियम इंजीनियर हैं, राइट? जी सर जी सर। तो कैसे इंस्पिरेशन आया यूपीएससी का? सर शुरुआत इसकी हुई थी, मेरे फादर यूपी एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट में हैं। तो उन्होंने हमेशा देखा है कि आईएएस ट्रेनिंग उन्हीं के जो भी कैडर अलॉट होता है तो वहीं पे होती है। तो उनका पहले मन था कि मैं करूं, लेकिन तब मेरा मन था कि मैं इंजीनियरिंग करूं। पीयर प्रेशर रहता है, तो उसमें मैंने पेट्रोलियम इंजीनियरिंग स्टार्ट की और प्लेस भी हो गया। मैं इंडियन ऑयल अदानी गैस में था मैं। और फिर वहाँ पे जब मैं था तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मुझे कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं सोसाइटी को भी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं। और इस तरीके से फिर मेरा स्टार्ट हुआ। मैंने वहीं थोड़ा बहुत पढ़ाई स्टार्ट की। एंड 2019 में मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं अब नहीं करूँगा और प्रॉपर मुझे इसी की तैयारी करनी है। तो फिर मैंने कहा कि सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट कौन सा है, तो वाजीराम मिला मुझे। और मैं यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे आके ही मुझे लगता है कि जो बेसिक्स क्लियर हुए और खुद पे एक भरोसा बिल्ड हुआ कि नहीं, कर सकते हैं। तो जो इतने हर्डल्स आए उसको क्रॉस करते हुए फाइनली 4th अटेम्प्ट में यहाँ पे आ पाया। तो कैसा था आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस? कोई आपका फेवरेट टीचर था यहाँ पे? सर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। पहले दिन रविंद्र सर आए थे, उन्होंने फॉर्मूला बताया कि आपको 12.5 घंटे किस तरीके से पढ़ना है। उन्होंने पूरा एक स्केड्यूल दिया कि कैसे आप क्या कर सकते हैं। सर फेवरेट टीचर, बहुत सारे फेवरेट टीचर्स हैं। ब्रिजेंद्र सर पढ़ा रहे थे एथिक्स, वो भी अच्छे थे। पाठक सर थे। पर सर मुझे जयंत परीक्षित सर हैं, तो सर उन्होंने बहुत ही सिंप्लीफाई किया इकोनॉमी को। तो वो मुझे उस वक्त बहुत अच्छे लगते थे कि अच्छा। तो पहले अटेम्प्ट में जब आपने देखा कि कोविड हो गया और सेकेंड अटेम्प्ट में आपको शायद कोविड हो गया था एग्जाम के बीच में, वो कैसा सेटबैक था? सर बहुत बुरा सेटबैक था। तो पहला अटेम्प्ट तो मैंने, क्योंकि प्रीलिम्स मेरा 4 बार निकला, तो मैंने पहली बार में भी जब प्रीलिम्स निकाल लिया तो घर से ये प्रेशर हट गया कि चलो कोई बात नहीं, पहले है तो आगे हो जाएगा। बट दूसरे में मुझे लग रहा था कि मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। मेंटल उस स्पेस में भी था कि नहीं, क्लियर कर लूँगा।
बट 6 जनवरी के आसपास की बात है, जब एग्ज़ाम हो रहे थे तो बहुत ठंड था लखनऊ में, बारिश हो रही थी और कोविड का मतलब वो फेज़ स्टार्ट हुआ कि आपको जब महसूस होता है कि यार कुछ गड़बड़ हो गया है। तो मैं एसए का पेपर दे के आया और शायद पहली बार ऐसा होगा कि मैं पेरेंट्स के सामने अपने रोया होऊंगा कि ये क्या हो रहा है, मतलब समझ में नहीं आ रहा, पूरी तरीके से तैयारी हो रखी है बट ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने फिर समझाया कि एक तरीके से लाइफ का पार्ट है ये, और लगे रहो और भगवान चाहेंगे तो होगा आगे। एंड उनका ये भरोसा लगातार मुझ पे बना रहा नहीं कि तुम कर लोगे। एंड उन्होंने भी अपनी जॉब्स में बहुत स्ट्रगल किए, मेरी मम्मी भी जॉब करती थी तो उन्होंने भी समझाया कि इतना इजी नहीं होता है कोई भी चीज़। अगर तुम ड्रीम कर रहे हो तो तुम्हें थोड़ा उसके लिए करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, और जो भी सेटबैक्स हैं उनसे आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो सर मैं इस तरीके से आगे बढ़ा, कोविड हुआ, नंबर कम भी हुए, पहली अटेम्प्ट से सेकेंड अटेम्प्ट में नंबर कम हो गया उसकी वजह से, बट मैंने मतलब कोशिश जारी रखी। एंड फिर मैं उसके बाद तीसरे अटेम्प्ट के बाद आप फिर जो है मुझसे मिले। जी सर, जी सर। बड़ा अच्छा था आपका वो पूरा वो प्रोसेस। तो व्हाट वाज दैट एक्सपीरियंस? सर मैं ऐसा बोलूँगा कि जो वही एक एक्स फैक्टर होता है ना सर, आपने वो प्रोवाइड किया कि एक ईज़ मिल गई मुझे। मतलब मैं जीएस ऑप्शनल को लेके मैं हमेशा श्योर रहता था। श्योरिटी के पीछे रीज़न ये था कि मैंने अपने जो स्टेट पीसीएस होता है उसमें अच्छे नंबर लाए हुए हैं और मुझे उसमें गाइडेंस भी अच्छी मिल रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा फ्रंट जो है वो कवर्ड है। नंबर नहीं आए थे क्योंकि कोविड हो रखा था, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि ये फ्रंट कवर्ड है। पर जीएस मुझे बहुत भारी पड़ रहा था कि यार कैसे एक तरीका निकले। लेकिन जो आपने जिस तरीके से फॉर्मूला बताया, जिस तरीके से एक पैटर्न बनाया सोचने का, वो बहुत ब्रिलियंट था सर। मतलब पहली बार मेरा रिजल्ट आया 6 दिसंबर को और मैंने 10 दिन में डिसाइड कर लिया था कि नहीं सर को ज्वाइन करना है। मैंने आपके एक स्टूडेंट का वीडियो देखा था, वो आपकी तारीफ कर रही थी। इस बार भी उनकी 69th रैंक आई। हाँ, तो उन्हीं का वीडियो देखा। फिर मैंने कहा कि नहीं सर से बात करते हैं। और फिर आपने जो भी जिस भी तरीके से बताया कि प्रीलिम्स से पहले इतने टेस्ट दे दो, मेंस के बाद इतने दे दो, तो वो मैंने कहा कि नहीं, जो भी आप कह रहे हो उस प्रोसेस को पूरा करना है और जितना भी मैं कर पाऊँ अप्लाई। मुझे लगता है मैं 70% ही कर पाया होऊंगा, जो नंबर थोड़े और बढ़ सकते थे। बिल्कुल। तो ये रहा सर। तो अब आप का जो ऑप्शनल था वो भी बड़ा ही बहुत ही वो है कि हिंदी लिटरेचर। जी सर। और आपकी पूरी पढ़ाई इंग्लिश में हुई है। जी सर, जी सर। हिंदी से क्या मतलब था, लाइक कैसे हिंदी सोचा? सर सच्चाई ये थी कि मेरा पहले मन तो ये था कि जब मैंने ऑफिस के टाइम में जब डिसाइड किया था कि मैं करूँगा, तो मैंने अपने पैसे साइड रखना शुरू कर दिए थे कि मैं घर पे नहीं चाहता कि बर्डन आए, और आए भी तो मिनिमम आए। तो वाजीराम में मुझे ज्वाइन करना था, ये मैं श्योर था। बट उसके बाद मेरे पास इतना नहीं था फंड कि मैं कोई ऐसा सब्जेक्ट लूँ जिसकी मैं फीस दे पाऊँ। हिंदी ऐसा था कि मैं हिंदी से लगातार जुड़ा रहा। तो मैंने जब उसका सिलेबस देखा तो मुझे लगा कि यार ये एक ऐसी चीज़ है जिसको मैं कर सकता हूँ खुद के अपने सेल्फ स्टडी से। तो और हिंदी में मम्मी से बात की तो उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारी हिंदी हमेशा अच्छी रही है, तो अगर लग रहा है ले सकते हो तो ले लो, बाद में जो भी होगा देखा जाएगा। तो सर मैंने इसी थॉट प्रोसेस से हिंदी लिया था। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि शायद तुम पोइट्री भी लिखते हो हिंदी में। जी सर, मैं पोइट्री लिखता हूँ, कॉम्पिटिशन्स जीता हुआ कॉलेज में, इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन्स भी जीता हूँ, कहानियाँ भी लिखता हूँ। तो हिंदी से जुड़ाव तो हमेशा से रहा, इसी वजह से। अब आई थिंक आपको जब आप नौकरी करोगे तो ये भी एक आपके लिए जो है स्ट्रेस बस्टर की तरह काम आएगा, क्योंकि इतनी चीज़ें आप देखोगे अपने अराउंड। जी सर। तो ये अच्छी बात है। मतलब तो जब आप यूपीएससी की कर रहे थे प्रिपरेशन 4 साल, तो भी आपने इस हिंदी पोइट्री का जो आपका पैशन था उसको कंटिन्यू रखा, या फिर ये था कि ब्रेक ले लिया था उसके बाद? नो सर, मैं लिख रहा था पोइट्री के साथ साथ, मैंने बल्कि कहानियाँ भी लिखना शुरू कर दिया। तो हिंदी तो मेरे साथ बना रहा। मैंने 2 लाइनें भी लिखी थी। राह पूछे सुन मुसाफिर, तुम मंजिले क्यों खोजता, हर एक गली का साथ दे, हर एक गली मंजिल बना। तो ये मेरी लाइन मुझे मोटिवेशन देती थी। तो मैं अपने मोटिवेशन के लिए चीज़ें लिखा करता था और कोशिश करता था कि कुछ ऐसी पोएम्स भी थी जो मैंने कॉलेज के टाइम पे लिखी थी, उनको मॉडिफाई, जब आप सीखते हो तो वो आपके उसमें ऐड होता जाता है, जो भी आप लिख रहे हो आपका जो साहित्य है उसमें ऐड होता जाता है। तो इस तरीके से मुझे हेल्प मिली अपने हॉबी से। और एक स्ट्रेस बस्टर तो सर काम करती हैं ये चीज़ें, अगर आप इनसे जेन्युइनली जुड़े हुए हो तो ये आपको बेनिफिट करती हैं। अच्छा, आपके 120 नंबर आए हैं प्रीलिम्स में? जी सर। और सीसैट में भी कुछ 105 नंबर है। जी सर। मतलब प्रीलिम्स के ऑलमोस्ट जो कट ऑफ था उसके ऑलमोस्ट डबल। वी कैन से दैट यू कुड बी वन ऑफ द टॉपर्स ऑफ प्रीलिम्स, क्योंकि जब लोगों के इसमें 75 नंबर नहीं आ रहे थे, वो लाना भारी होता है, आप 60% लेके आए हैं। जी सर। तो क्या किया प्रीलिम्स में ऐसा, मतलब क्या टेक्निक्स है आपके प्रीलिम्स की कि हर बार आपका क्लियर हो रहा है, वो भी अच्छे नंबर से? सर प्रीलिम्स का टेक्निक ये है कि प्रीलिम्स जितना डायनेमिक है, हमें एक ओपन माइंड के साथ वहाँ पे जाना होता है।
अभी मैं क्या देख रहा हूँ कि हम ब्लेम करने लगते हैं कि ये इंस्टीट्यूट के हम करके गए, इससे मैचिंग नहीं आ रहा। यूपीएससी ये चाहता ही नहीं है कि आप इंस्टीट्यूट का पढ़ के जाएं और रटा रटाया प्रीलिम्स में मतलब आप प्रेजेंट कर दें। और वहाँ पे आप क्वेश्चंस देखेंगे, जैसे कि इस बार मुझे एक क्वेश्चन याद आता है कि उन्होंने हर्बीवोरस एनिमल पूछा था, उसमें स्क्विरल का एक एग्जाम्पल था, या क्राइवन एसी जीन के बारे में पूछा हुआ था। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये आपके जो डेली न्यूज़पेपर की आपकी रीडिंग है और एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है आपके अराउंड जो भी चीज़ें हो रही हैं, तभी आपका निकलेगा। कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस पे होते हैं जिसके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस हो गए या इकोनॉमी के क्वेश्चन हो गए, वो आपके अराउंड क्या हो रहा है, अगर आपकी आंखें खुली हैं, आप ऑब्जर्व कर रहे हो चीज़ें, तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं वो उस पेपर में आपको एलिमिनेट करने में हेल्प करता है। लोगों का ये मानना है कि एलिमिनेशन ख़त्म हो गया है, बट मेरा भी यही मानना है, मैंने और टॉपर्स को भी एक आध लोगों को सुना, वो उनका ये कहना था कि एलिमिनेशन ख़त्म नहीं हुआ है, बट एलिमिनेशन लगाने के तरीके बदल गए। जैसे अब ओनली वन ऑफ या ओनली टू इस तरीके का आ रहा है, तो आपको अगर एक दो में भी श्योरिटी है तो आप रिस्क ले सकते हो, बट आप चारों ही में ब्लैंक हो तो फिर आप फंसोगे। और इनफैक्ट कुछ क्वेश्चंस में अभी भी वो ऑल वर्ग चल रहा है, जैसे ऑल मशरूम्स और ऑल वो। जी सर। तो PYQ का क्या कैसे यूज किया आपने, लाइक हाउ मच डिड यू यूज PYQ इन योर प्रीलिम्स? सर PYQs बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके दो यूज़ हैं सर। एक तो ये हो गया कि आपकी कितनी लेवल पे पढ़ाई हो रखी है, इसकी समझ के लिए ज़रूरी है। और वो उसका ऐसे है कि जैसे 4 ऑप्शन आए, उनमें से सही तो पहले भी एक ही रहता था, लेकिन 3 जो गलत रहते थे, कई बार हमें उनका आइडिया नहीं होता था कि वो क्या है। तो अगर हम वहाँ पे जाके उनको चेक करते हैं कि यार ये क्या चीज़ थी, तो मुझे लगता है कि उससे हमारा जो एक गैप्स होते हैं वो फिल हो जाते हैं। और सर दूसरा ये रहता है कि एक अगर हम सेम एग्ज़ाम कंडीशन की तरीके बैठ के पिछले साल का पेपर दें, जैसे मैंने 2020 से स्टार्ट किया और 24 में 23 तक दिया, 4 साल के पेपर हो गए, तो अगर मैं उसको फिर से दे रहा हूँ नेक्स्ट ईयर, तो मेरा क्या थॉट प्रोसेस था पिछले साल या क्या गलती मैं कर रहा था, वो भी समझने में मुझे बहुत हेल्प करते थे वो। तो मुझे लगता है कि क्योंकि चेंज हो गया है, तो 19 से अगर मैं देखूँ तो चेंज होना शुरू हो गया था। तो अगर 19 से भी कोई भी व्यक्ति पूरा जेन्युइनली हर एक क्वेश्चन को देख रहा है, उसके सारे जो भी ऑप्शंस हैं उनको वेरीफाई कर रहा है, कहाँ जो डायनेमिक पार्ट है वो तो अलग हो गया, लेकिन स्टैटिक का भी बड़ा पोर्शन आता है, तो उससे समझे। और लैंग्वेज से भी जब कहीं ना कहीं यूपीएससी जब कोई रॉन्ग चीज़ बनाता है या रॉन्ग स्टेटमेंट देता है, तो कहीं ना कहीं हमें लैंग्वेज भी उसकी पढ़नी चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। जैसे एक 2020 में आधार पे क्वेश्चन आया था, तो वो लैंग्वेज से भी सॉल्व हो सकता था, क्योंकि वो कुछ क्वेश्चंस एक्सट्रीम लेवल पे जा रहे थे। वो चीज़ यूपीएससी ने चेंज की है, एंड आई थिंक वो अच्छा ही है, क्योंकि आप एलिमिनेशन से कुछ भी कर ले जाओ पूरा इजीली, वो सही नहीं था, क्योंकि जो लोग पढ़ रहे हैं उनको वहाँ पे आना चाहिए। बट मुझे लगता है कि जो एक आपका ऑब्जर्वेशन और एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है, उस पर अब यूपीएससी ज़्यादा फोकस कर रहा है, तो जो भी इस पर फोकस करेगा उसके लिए एक ईजी हो जाता है कि आप इसको क्लियर कर पाएँ। मतलब ठीक है, लोग के 90 आते हैं। आई थिंक मैंने इतने सारे टॉपर्स के साथ अभी तक पॉडकास्ट किया है, मैक्सिमम मैंने देखा था 114 114 थे। यू आर परहैप्स द हाईएस्ट। तो इतने नंबर कैसे, लाइक व्हाट आर द 3-4 थिंग्स दैट यू डू स्पेसिफिकली फॉर प्रीलिम्स? कितने नंबर आ गए? सर एक तो टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी है, फुल लेंथ वाली भी करनी है। मतलब कई लोगों को मैंने देखा है कि वो सेक्शनल में ही फंसे रह जाते हैं, बट वो कोई यूज़ की नहीं, क्योंकि आप एग्जाम दे रहे हो तो वहाँ पे सारे ही आ रहे हैं। तो एक तो वो सॉल्व करनी है। फिर अब जिस तरीके का प्रीलिम्स हो रहा है, जितना टफ हो गया है, और सीसैट को मैं अलग से देखता हूँ, तो उसमें हमें कम से कम 2-2.5 महीने लेके रखने हैं। आपके पास टाइम जैसा भी हो, 2-2.5 महीने आपको लेके रखने कि आप प्रीलिम्स को डेडिकेट करोगे। सर तीसरा मुझे लगता है जो मैंने कुछ अलग किया या ऐसा किया, मैंने जितने टेस्ट भी लगाए उनके भी जो ऑप्शंस थे उनको भी खंगाला। और जो जैसे कई बार होता है कि हम देखते हैं कि अच्छा इसका ए है, मेरा डी आया हुआ है तो गलत हो गया, और हम मूव ऑन कर जाते हैं, वो मैंने कभी नहीं किया। वो ए है तो उन्होंने क्या एक्सप्लेनेशन दे रखा है वो समझने की भी मैंने कोशिश की, जिससे कि मुझे लगता है कि इम्प्रूवमेंट। सर ये 3 चीज़ें मुझे लगता है कि मैंने किया। अच्छा, दूसरे नोट्स आपने क्या प्री कैलक से नोट्स बनाए थे कुछ? सर वाजीराम में ही काफ़ी अच्छे नोट्स बन गए थे, क्योंकि यहाँ जो टीचर्स लिखवा रहे थे, तो मैं उसको एक तो पूरे नोट्स लिखता था। ऐसा नहीं था कि जैसे कई लोग रिकॉर्ड करते हैं या इस तरीके से, तो वो मेरा नहीं था। मैं सारे नोट्स बनाता था, कोशिश करता था कि एक भी वर्ड छूटे नहीं। और उसमें रविंद्रन सर ने एक चीज़ बताई थी कि आप फाइल को, कॉपी को फोल्ड कर लीजिए, और साइड में अगर उससे रिलेटेड जैसे स्टैटिक है, करंट आता है, तो वही आप साइड में लिख दीजिए। तो वो भी मैं प्रैक्टिस करता था। उसके बाद सर मैं उसी दिन रिवाइज करने पे भी बिलीव करता था। मैं यहाँ से मेट्रो से जाता था, थोड़ा बहुत पढ़ते हुए जाता था। तो एक ये चीज़ मैंने की।
और प्री के स्पेसिफिक नोट्स तो सर मैंने नहीं बनाए इसके अलावा, लेकिन ये किया कि जब प्री आ रहा होता था तो कई ऐसी मेंस वाली चीज़ें होती हैं जो कि यूज़ की नहीं रहती हैं, तो वो मैं एलिमिनेट कर देता था, चाहे वो मैगजीन से हो चाहे किसी भी उससे हो, वो मैं नहीं पढ़ता था। फिर मैं फोकस करता था कि अब डेटा मेरे काम का नहीं है, अगर ए सर की रिपोर्ट है तो वो किसी काम की नहीं, वो यूपीएससी नहीं पूछेगा, ए सर प्रथम एनजीओ दे रहा है, बस इतना मुझे पता होना चाहिए। तो नॉइज़ जो थी एक डेटा के अराउंड या जो हमें ज़रूरत है उसके अराउंड, उसको मैंने हटाने की कोशिश की सर। अच्छा, दूसरा एस्पेक्ट आता है सीसैट का। सीसैट में आपको मालूम ही हो गया इस बार बहुत लोग फेल हुए हैं सीसैट में। हाँ सर, मेरे पास अभी मार्कशीट्स लोग क्या आती हैं कि सर GS1 में 87, GS2 में 61, 62। सीसैट में भी आपके 106 नंबर थे, राइट सर 103 नंबर 103 नंबर थे, अगेन 40 नंबर ऊपर ऑलमोस्ट, क्योंकि अब तो 66 लाना भी बहुत भारी हो रहा है लोगों के लिए। तो सीसैट का क्या स्ट्रेटजी है तुम्हारी? सर सीसैट का मेरा स्ट्रेटजी ये था कि एक तो आपको इस रिजिड माइंड से नहीं जाना है कि मैं केवल इंग्लिश करूंगा या एक मैथ्स करूंगा। मेरे जो दोस्त हैं, क्योंकि मैं इंजीनियर हूँ तो मेरे कई दोस्त ऐसे थे इंजीनियर थे, तो उनका माइंड सेट रहता था यार कि मैथ्स से हो जाएगा। और मैं यहाँ पे जब वाजीराम में आए तो कई सारे मैंने ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स देखे जो इंग्लिश में जेन्युइनली अच्छे थे, बट उनका वही टेंडेंसी थी कि यार इंग्लिश में कर लिया है और एक आध क्वेश्चन मैथ्स का कर लेंगे तो 66 तो आ ही जाएंगे। बट अब वो नहीं हो रहा है, क्योंकि पिछले बार का पेपर बहुत टफ था। जब मैंने पेपर खोला और पलटना शुरू किया, मुझे लगा कि यार इस बार इन्होंने दे दिया है और काफ़ी टफ दे दिया है। तो एक तो ये चीज़ थी कि हमें इस चीज़ के लिए ओपन रहना है कि इंग्लिश, मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग हमें तीनों फ्रंट कवर करने हैं। तो सर एक तो ये चीज़ की थी। दूसरा सर, जैसे पेपर आया है तो उसमें आप एक क्वेश्चन को 3 बार सॉल्व नहीं कर सकते आंसर मैच कराने के लिए, आपकी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए। तो उस एक्यूरेसी का मैं अटेम्प्ट करता था कि अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो ऐसा ना हो कि आप थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है तो उसमें किया फिर गलत हो गया, फिर किया और गलत हो गया, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, उससे आपका टाइम बचता है। सर जो इंग्लिश वाला पार्ट था वो थोड़ा सा सब्जेक्टिव होता है, क्योंकि उसमें इंटरप्रिटेशन मेरा क्या है या किसी और का क्या है, इस चीज़ पे डिपेंड करता है। लेकिन क्योंकि मैं हिंदी का भी स्टूडेंट था तो मैं उसका हिंदी वाला पार्ट भी अगर मुझे कहीं कन्फ्यूजन होता था तो उसको पढ़ लेता था और बैलेंस करके उसको टिक करता था कि, और जब श्योर होता था तभी करता था। मैथ्स में तो मैं श्योर हो ही जाता था, क्योंकि अगर रिजल्ट आ गया फाइनल जो आपका ऑप्शन से मैच कर रहा है तो आप 99% टाइम्स सही होंगे। इंग्लिश में मैंने ये किया कि मैं जब श्योर होता था तभी लगाता था। तो टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत इसमें टाइम मैनेजमेंट की हो रही है, तो वो कैसे सॉल्व करें लाइक सीसैट के लिए? सर ये मुझे लगता है पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। अगर मेरा मैथ्स स्ट्रांग है, मैं तो हमेशा मैथ्स से स्टार्ट किया। मुझे पता था कि कितने भी कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज हैं, अगर आधा घंटा है मेरे पास तो मैं उसको पढ़ के इतना कर सकता हूँ कि मैं सॉल्व कर ले जाऊँगा। बट मुझे 1 घंटा, सवा 1 घंटा मैथ्स के लिए चाहिए, तो वो मैं सर स्टार्ट करता था। तो ये एक पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है। कोई हो सकता है जो चाहता, जैसे कुछ टीचर्स ऐसा रिकमेंड करते हैं कि आप कुछ मैथ्स से क्वेश्चन कर लीजिए, उसके बाद आप कुछ कॉम्प्रिहेंशन कर लीजिए या इंग्लिश के कर लीजिए, लॉजिकल कर लीजिए। मेरा हमेशा से फोकस ये रहा कि मैं अगर एक जोन में चला गया कि मेरा ये मैथ्स का जोन है, मैंने स्टार्ट कर लगानी, तो फिर मैं वो ख़त्म करके ही इंग्लिश की तरफ मूव करता था। एक्सेप्ट एक आध क्वेश्चन ऐसा हो जो मैंने छोड़ दिया हो कि अभी नहीं हो रहा सॉल्व। तो सर मुझे लगता है कि इसी तरीके से टाइम मैनेज होगा कि आप अपने आप को समझो, एक तो कि आपका क्या स्ट्रेंथ है, एंड उसी के बेसिस पे आप क्वेश्चन के सॉल्व करना शुरू करो। और सर मुझे एक और चीज़ कहनी कि कई बार ऐसा होता है कि जैसे पिछली बार नंबर सिस्टम कठिन आ गया और मेरा नंबर सिस्टम बहुत स्ट्रांग था, लेकिन वही पार्ट कठिन आ गया, तो हमें बाकी जो भी पोर्शंस हैं वो भी कवर करके रखने हैं। ठीक है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन जो दूसरे पार्ट्स हैं जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे आ गए या डायरेक्शन वाले पे आ गए, इस तरीके के क्वेश्चंस आ गए, तो फिर ये इनमें गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये ईजियर होते हैं कंपेरेटिवली। तो सारे पार्ट्स आपके कवर्ड होने चाहिए, आप किसी एक पार्ट पे फोकस करके नहीं जा सकते सर, उसी से टाइम मैनेज होगा। और गलती नहीं करनी, जो मैंने पहले भी कहा कि गलती नहीं करनी कि आप मैथ्स लगाने में गलती कर रहे हो। कोई सोर्सेज थे आपके सीसैट के? सर सीसैट मैंने केवल टेस्ट दे के ही तैयार किया। जितने भी टेस्ट होते थे अलग अलग उठा लिए मैंने और सीसैट दिया। मुझे आसान लगते थे क्योंकि मुझे लगता था कि मैथ्स मेरा स्ट्रांग है, तो मुझे वो हमेशा से आसान लगे। बट फिर भी मैं एक कोशिश करता था कि 5-6 सीसैट के पेपर्स दे दूं। बट अगर मेरे एक 120-130 नंबर से ऊपर आ रहे हैं तो मैं रिलैक्स रहता था कि नहीं हो जाएगा। बट इस बार एक्चुअली पेपर टफ था, तो मुझे लगता है कि थोड़ा तो यूपीएससी का भी टफनेस का इशू था जो इस बार बच्चे फंस गए। अच्छा, एक और चीज़ है कि करंट अफेयर्स बहुत ओपन सोर्स है, इतने सारे अखबार, इतनी सारी मैगजीन्स, अब मार्केट में चले जाओ तो इतनी सारी हर महीने एक नई मैगजीन आ जाती है। तो करंट अफेयर्स के सोर्सेज को कैसे लाइक कंसोलिडेट करना है?
सर मैं तो सबसे पहले न्यूज़पेपर रोज़ पढ़ता हूँ, मतलब अभी भी मैं अगर देख रहा हूँ तो रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ना ही है। तो आपका प्राइमरी सोर्स न्यूज़पेपर है, तो न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है। और मैं क्या करता था कि वाजीराम की जो आपकी वो वेबसाइट है, उसमें कभी कभी होता है कि न्यूज़पेपर में कुछ आर्टिकल्स छूट गए या किसी चीज़ का बैकग्राउंड का हमें आइडिया नहीं लगा, तो मैं उसको वन नोट में उससे नोट्स बना लेता हूँ। मैंने अलग अलग सेक्शंस बना रखे हैं कि इकोनॉमी का सेक्शन ये है, पॉलिटी का ये है, और उसके हिसाब से मैं अरेंज करता रहता हूँ। तो उससे एक तो मैं कवर करता हूँ। तो मेरा प्राइमरी सोर्स तो ये 2 चीज़ें रहती हैं। मैगजीन्स मुझे लगता है क्योंकि वो एक लिमिटेशंस होती है ना, इसकी 120 पेज या 130 पेज की हो सकती हैं, उसमें फिर उनको मेंस का भी कवर करना है, तो वो मेरे सेकेंडरी सोर्स होते थे। और एक तरीके से रिवीजन का कि जो चीज़ मेरा इसमें छूट गया न्यूज़पेपर में या जो वाजीराम के वेबसाइट पे आ रहा है, उसके बाद फिर मैं मैगजीन की तरफ जाता था और फिर उसको मैं नोट्स बनाता था, पेपर में नोट्स बनाता था अलग से, प्रीलिम्स के अलग बनाता था, मेंस के अलग बनाता था। या ऐसा करता था, शुरू में स्टार्ट किया था तो पूरे बड़े बड़े नोट्स बन रहे थे, लेकिन धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि पूरा छापना नहीं है जो चीज़ लिखी हुई है, आपको जो काम का लग रहा है। और फिर जब आपका कोई भी एग्जाम आ रहा है, अगर प्रीलिम्स आ रहा है तो आप उसको कलर भी कर सकते हो, उसके नोट्स भी अलग कर सकते हो। मेंस आ रहा है तो मेंस में आपको हर क्वेश्चन का वाई हाउ ये सब आइडिया होना चाहिए, तो वो आप मैं उसके क्वेश्चंस बना लेता था और उसके बेसिस पे फिर उसको करता था। अच्छा, एथिक्स और एसे में भी आपके मार्क्स ठीक हैं इस बार? सर, तो एथिक्स और एसे में एथिक्स में क्या एग्जैक्टली जानना चाह रहा है यूपीएससी? सर मुझे लग रहा है कि इस बार का एथिक्स का पेपर एक तो छोटा आया था कंपैरेटिवली, तो हमें जो नॉलेज है उसको अप्लाई करने का टाइम ज़्यादा दिया यूपीएससी ने। अब टाइम अगर मेरे पास ज़्यादा है तो यूपीएससी ये देखना चाह रहा है, मेरी समझ जो है, कि आप रियल लाइफ किस तरीके से इस एथिक्स को रियल लाइफ से जोड़ सकते हो। अगर आप एग्जाम्पल्स या आपके अराउंड जो चीज़ें हो रही हैं, नॉट ओनली जैसे सिविल सर्वेंट्स को जनरली लोग कोट करते हैं या हिस्टोरिकल फिगर्स को कोट करते हैं, कई बार ऐसा होता है, जैसे हमने एक बार मध्य प्रदेश की एक न्यूज़ पढ़ी थी कि एक व्यक्ति ने वॉलेट लौटा दिया एक फॉरेनर का। तो अगर हम इस तरीके की न्यूज़ कोट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये लगता है कि हम एथिक्स को लिख नहीं रहे हैं, हम जुड़े हुए हैं रोज न्यूज़पेपर के माध्यम से, और वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी चेंज ला रहा है। अगर हम ये कोट कर पा रहा हूँ इतने प्रेशर में, तो वो एग्जाम्पल मेरे अंदर रह गया है। तो यूपीएससी ये भी चीज़ देख रहा है कि आप जब किसी भी लेवल पे जा रहे हो तो आपकी नॉलेज तो है, वो तो क्योंकि सेम ही है, लेकिन आप उसको रियल लाइफ से कितना ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो, ये एक चीज़। और सर जैसे कोटेशन वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं एक कोट को आप कैसे ब्रेक कर रहे हो, कैसे समझ रहे हो, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, वो भी एथिक्स के पेपर में इवैल्यूएट हो जाती है। अच्छा, ऐसे में बड़े फिलोसफिकल एसेज आ रहे हैं, जी सर। बड़ा इंटरप्रिटेशन दिक्कत हो रही है लोगों की इस बार। बहुत लोगों के किसी के 80, मैंने तो इनफैक्ट एक मार्कशीट देखी थी 51 मार्क्स थे उनके ऐसे में। कैसे क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना है जो इस टाइप के फिलोसफिकल कोट्स हैं? सर पिछली बार मेरे 80 थे, इस बार 124 हैं, तो लगभग मैंने 45 मार्क्स इसमें इंक्रीज़ किए हैं। एक चीज़ जो मैंने चेंज की है, जो पिछली बार से मुझे हेल्प की है, एक तो टॉपिक का जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि टॉपिक या जो दिया गया है वो क्या कहना चाह रहा है, उसकी मीनिंग क्या है, वो समझना बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि मैं जो इंटरप्रेट कर रहा हूँ, जो सामने वाला इंटरप्रेट कर रहा है, उसमें डिफरेंस है। तो हमको कोई फैंसी टॉपिक नहीं चूज़ करना, हमें वो टॉपिक चूज़ करना है जिसको हम ये समझ पा रहे हैं कि नहीं, ये मुझे पूरी तरीके से समझ आ चुका है कि इसका यही मीनिंग है, तभी हमें उसको उस पर लिखना शुरू करना है। तो सर एक तो ये मेन चीज़ हो गई। दूसरा, ऐसे भी यूनिडायमेंशनल नहीं होना चाहिए। आप जो भी एग्जाम्पल्स कोट कर रहे हैं, जो भी केस स्टडीज़ कोट कर रहे हैं या कुछ बुक्स का नाम ले रहे हैं, वो भी अलग अलग फील्ड्स होनी चाहिए। तो जैसे डॉक्टर एस जयशंकर की बुक है, तो एस जयशंकर सर ने रामायण महाभारत से हमारे डिप्लोमेसी को रिलेट किया है। तो आप जब ऐसे लिख रहे हैं तो क्या आप भी रामायण का एग्जाम्पल दे सकते हैं या महाभारत से रिलेट कर सकते हैं? पूरे में नहीं, शायद एक एग्जाम्पल आपके कल्चर से कैसे वो रिलेट कर रहा है, हिस्ट्री से कैसे रिलेट कर रहा है, फ्रीडम स्ट्रगल से कैसे रिलेट कर रहा है। ये एक पार्ट है जो मुझे लगता है, क्योंकि मेरा हिंदी बैकग्राउंड था तो मैं इसको ज़्यादा अच्छे से कर पाया। ये एक मैंने सर चीज़ देखी है। इस बार कौन सा ऐसे किया था आपने? सर एक मुझे याद है कि एजुकेशन पे एक आया था, वो मैंने लिखा था टॉपिक। तो लोग बोलते हैं कि इंट्रोडक्शन में आप स्टोरी से स्टार्ट करो। जी सर। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? सर मैंने, क्योंकि हम लोग का ग्रुप बना हुआ था, काफ़ी लोग थे उसमें, तो सभी स्टोरी से स्टार्ट कर रहे हैं, और उसमें कुछ भी गलत और सही नहीं है, क्योंकि ऐसे किसी भी तरीके से लिखा जा सकता है। बट आप जिस स्टोरी से स्टार्ट कर रहे हैं, क्या वो जो ऐसे आया है उसके लिए रेलेवेंट है कि वो ज़बरदस्ती घुसेड़ी हुई है? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि रहता है। अगर आपकी स्टोरी अच्छी है, क्रिस्प है, और
सपोर्ट करती है आपके जो आगे के आर्गूमेंट्स हैं, तो सर मुझे लगता है कि ज़रूर कोट करना चाहिए। लेकिन और भी तरीके होते हैं, कुछ लोग कोटेशन से स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग एनेक्डोट से करते हैं, वो आपके राइटिंग स्किल्स पे भी डिपेंड करता है। तो सर मुझे लगता है कि आप कैसा लिखते हैं, और दोनों ऐसे अलग अलग तरीके से स्टार्ट करने को भी कुछ लोग कहते हैं। जैसे मैंने एक स्टार्ट कर दिया स्टोरी से, अगला एनेक्डोट से या फैक्ट से या किसी ऐसी चीज़ से स्टार्ट किया जो दोनों ऐसे में एक अंतर बनाए रखता है, तो ये भी चीज़ की जा सकती है। तो लास्ट 2 मेरे सवाल हैं आपसे। एक तो पहली बात तो अभी प्रीलिम्स में कुछ 40 दिन बचे हैं। जी सर। लास्ट लगे है। हाँ सर। तो व्हाट एडवाइस डू यू वांट टू गिव टू एस्पिरेंट्स, कैसे इन 40 दिनों को वो यूज़ करें? सर मुझसे कई लोगों ने इधर बात की, और मुझे ये लग रहा है कि आप जो पैनिक करते हैं ना, आपको उस पर कंट्रोल करना है। नए सोर्स, नई जगह, नए कोर्सेज आप ज्वाइन करने का कोई फ़ायदा नहीं। 40 दिन बचे हैं, जो भी नोट्स हैं उनको कंसोलिडेट करिए, उन्हीं को रिवाइज करिए, नए पे मत भागिए। एक तो मेरा ये कहना रहेगा। अभी इस समय जो होता है ना, वो पैनिक मार्केट बहुत बढ़ जाती है, खासकर यूपीएससी में। जी सर, जी सर। 10 दिन में 130 नंबर लेके आइए, 7 दिन के कोर्स में 120 नंबर लेके आइए, तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर। हाँ तो सर तो मुझे लगता है कि ये चीज़ इस पे नहीं फंसना है। जिस इस पे फंस जाएगा तो फिर वो वही रिपीट करेगा जो वो पढ़ चुका है, बस लैंग्वेज दूसरी रहेगी। और सर दूसरा, सीसैट को हल्के में नहीं लेना है। आप किसी भी फील्ड के हों, आप एटलीस्ट टेस्ट दीजिए, और अलग अलग इंस्टीट्यूट के दीजिए, एक के मत दीजिए। क्योंकि क्या होता है, कई बार क्वेश्चंस को जो फ्रेम कर रहे होते हैं उनका भी माइंडसेट फिक्स होता है। तो हम जब अलग अलग जगह के लोगों को देखते हैं, और मल्टीपल टेस्ट दीजिए, और प्लस अपनी गलतियों से सीखिए। मतलब आप सेम मिस्टेक्स बार बार नहीं कर सकते। अगर एक क्वेश्चन पे आप मिस्टेक कर चुके हैं और वही दूसरी लैंग्वेज से दूसरे ऑप्शन से साथ आ रहा है, तो आप दोबारा उसमें कंफ्यूज नहीं हो सकते कि पिछली बार मैंने ये किया था। तो जो भी आप टेस्ट दे रहे हैं उसका प्रॉपर रिवीजन करिए, प्रॉपरली रिवाइज करिए, और उसके बेसिस पे आप आगे बढ़िए। और पैनिक नहीं होना, मेरा तो सबसे मेन है कि पैनिक नहीं होना। और एग्जाम के टाइम पे भी, क्योंकि मैंने देखा है, क्योंकि बहुत गर्मी रहती है, और कई बार हमें सेंटर्स भी ऐसे आ जाते हैं कि आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि दूर पड़ गया या लेट हो गए, तो वो भी आपको पैनिक मोड में नहीं जाना है, शांति से बैठना है, OMR देख लेनी है, रोल नंबर गलत नहीं फिल करना है। वो बहुत, मेरा जो पहला अटेम्प्ट था तो उसमें ऐसे ही हुआ था कि मैंने जो भी था, पैनिक था कि 65 पे 66 मार्क कर दिया। फिर 3 क्वेश्चन लगातार गलत हो गए। बाय द टाइम आई रियलाइज वो 69 क्वेश्चन पे आ गया था मैं। अब दैट रियली अफेक्टेड रेस्ट ऑफ द वो तो अच्छी बात है कि बाकी सब ठीक हुआ तो हो गया था क्लियर, लेकिन ये भी एक होती है, लोग OMR में गलती करते हैं। जी सर। तो आई थिंक इसके लिए ज़रूरी है कि ऑफलाइन भी थोड़ा आके टेस्ट देना चाहिए ताकि। हाँ सर, इसके लिए ऑफलाइन आप आके टेस्ट दीजिए, और अगर आप नहीं दे पा रहे हैं, इन केस नहीं दे पा रहे, तो आप OMR शीट को प्रिंट कराइए, प्रॉपरली जिस तरीके से भरा जाता है उसको वैसे भरिए, और ये भी प्रैक्टिस करिए कि OMR भर जाए। कई लोगों ने मुझे बोला कि मैंने टिक लगा लिए थे और मैं फिल करने में मैंने गलती कर दी। एक साथ 100 क्वेश्चंस में उसमें डार्क नहीं करना है। आप एक प्लान करिए कि मेरा ये पैटर्न रहेगा कि 20 क्वेश्चन के बाद या 10 क्वेश्चन के बाद मैं करता जाऊँगा, करती जाऊँगी। तो ये ज़रूरी है। वो ये नहीं कि जब 10 मिनट बचे हुए हैं तो मैं भरना शुरू करूँ। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि जो लोग, और लास्ट क्वेश्चन ही होगा ये, कि जो लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन नेक्स्ट ईयर के लिए, हाउ डू यू, व्हाट इज द एडवाइस यू वांट टू गिव? मतलब अगर आपने पहले अटेम्प्ट से कुछ गलतियां सीखें तो क्या एडवाइस देना चाहोगे उनको? सर एक जो गलती मैंने की थी, और बहुत मेजर गलती थी, कि मैं प्री ओरिएंटेड हो गया था। मुझे नहीं आइडिया था कि क्या स्टेप्स हैं। तो जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की, और टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो जाती हैं सितंबर अक्टूबर से, तो मेरा फोकस पूरी तरीके से शिफ्ट हो गया कि मुझे इसमें नंबर लाने हैं। टेस्ट सीरीज में नंबर लाने से कुछ नहीं मिलता है। तो ये गलती की, बट ये भी नहीं है कि आप उसको लाइटली लें, उसको भी आपको देना है, बट आपका जो फोकस होना चाहिए वो एग्जाम क्लियर करने पे होना चाहिए, ना कि किसी एक स्टेज को क्लियर करने पे। एक गलती तो सर मुझे लगता है ये। दूसरा, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, स्पेशली अगर आप ऑफलाइन दिल्ली में आ रहे हैं, तो आपका फोकस पढ़ाई ही होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा बहुत दोस्तों के साथ खड़े हो गए, बात कर लिया, स्ट्रेस बस्टर्स कुछ होते हैं, हर पर्सन के अलग अलग होते हैं, लेकिन आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना कि आपका पूरा उसी पे PhD चल रहा है, कोई किसी टॉपिक उठा लिया। सर तीसरा, मुझे मतलब ये थोड़ा सा ऐसा टॉपिक है कि आप बहुत पॉलिटिकल डिबेट्स में नहीं खड़े होकर बात कर सकते। ये भी मुझे लगता है कि कई बार जो चर्चाएं चलती हैं ORN में या यहाँ पे, वो सब ऐसे हाइपर हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है या ये सही हो रहा है। इसमें हमें नहीं पढ़ना, हम यहाँ एग्ज़ाम क्लियर करने आए हैं। हमारा जो फोकस होना चाहिए, खुद की स्ट्रेंथ को बिल्ड करना चाहिए। आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपकी लाइफ में भी वो अंतर आने लगेगा अगर आप एग्जाम को जेन्युइनली फॉलो कर रहे हैं।
इनफैक्ट मैं तो कुछ लोगों से मिलता रहता हूँ कि वो बिल्कुल जैसे जो टॉपिक उनको अच्छा लग गया, जी सर, जैसे इजराइल हमास चल रहा है तो वो इसी पे कम से कम 10 डॉक्यूमेंट्री देख लेंगे, 10 वीडियोस देख लेंगे, 10 मतलब एक ही टॉपिक तो है ये। हाँ सर, भाई यूपीएससी के तो एक ही टॉपिक है और सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो वो तो आप जो आपने बात कही, बहुत सही बात कही कि भाई एग्जाम क्लियर करने आया है, हाँ, यहाँ पीएचडी करने नहीं आया है। पीएचडी करने नहीं आया सर। हाँ, हाँ सर, बिल्कुल 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 ठीक है। आई थिंक आकाश, ऑल द वेरी बेस्ट। Thank you, मतलब आई थिंक नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली मैं तभी बहुत खुश होंगे जब तुम्हारी टॉप 100 रैंक आएगी, एंड डेफिनेटली तुम्हारी आएगी। यू आर मेड फॉर इट। वो होता है, कोई टाइम लगता है, एटलीस्ट यू आर नाउ इन द लिस्ट। जी सर। नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली यू विल इम्प्रूव एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन। सर बस आप गाइड करते रहिए, मैं तो मैं यही कहूँगा। आपने यहाँ तक पहुँचाने में वाजीराम ने भी और आपने भी बहुत हेल्प की, तो आगे भी गाइड करते रहिए, और जो कमियाँ हुई हैं मैं उनको ट्राई करूँगा कि इम्प्रूव करूँ, बेटर रैंक लेके आऊँ। थैंक यू। थैंक यू सर।